गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करेंगे। आज से रिवीजन स्टार्ट होगा। आपकी पांचों यूनिट हो चुकी हैं। पांच मतलब 7 मॉड्यूल्स हो चुके हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में क्या था? हार्ड वाटर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। सेकंड में था बॉयलर, ट्रबल एंड सॉफ्टनिंग प्रोसेस। थर्ड यूनिट थी लुब्रिकेंट, वो हो चुकी है। पॉलीमर हो चुका है फोर्थ में। फिफ्थ में फेज इक्विलिब्रियम, वो आपका हो चुका था। अभी ऑनलाइन हुआ है। स्पेक्ट्रम आपका हो चुका, नोट्स भी सारे प्रोवाइड हो चुके। पेरियोडिक प्रॉपर्टी भी हो चुकी है। ठीक है। आपके जो कि मिड सेम में सभी ने बहुत अच्छा नहीं किया है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब जो भी शुरू से रिवीजन शुरू करते हैं। शुरू से फर्स्ट यूनिट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम और अर्चना मैडम अल्टरनेट ऐसे टॉपिक्स ले लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ईडीटीए। ईडीटीए एज ए नोन सोल्यूशन लेते हैं। सभी को बता चुके हैं, सभी जानते हैं, पर ध्यान से जो हमने लेक्चर लिया था उसको थोड़ा सा ध्यान करिएगा, क्योंकि बहुत सारी वहां डिटेल में बताए थे। अभी रिवीजन है तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। एग्जाम्पल्स जो ढेर सारे देते थे वो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल से ही समझा पाएंगे। ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, किसी भी पानी से, अननोन वाटर से हार्डनेस डिटरमाइन करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं? ईडीटीए टाइट्रेशन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब ईडीटीए मेथड क्यों बोलते हैं? टाइट्रेशन का नाम तो ईडीटीए है नहीं, क्योंकि टाइट्रेशन इज अ मेथड इन विच we determine the strength of unknown solution with the help of known solution। किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ किसी नॉन सॉल्यूशन की मदद से निकालते हैं। यहां पर नॉन सॉल्यूशन हमने क्या लिया है? ईडीटीए। तो हम इसको ईडीटीए टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं। वैसे इस टाइट्रेशन का नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों है इसका नाम? क्योंकि इस टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ दो तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, एक अनस्टेबल, एक स्टेबल। ठीक है। अब सबको पता है, आपने पहले से ही पढ़ा है कि टाइट्रेशन में एक इंडिकेटर काम आता है। इंडिकेशन का जो वर्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं, सपोज करिए न्यूट्रलाइजेशन, फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस को हम जब मिक्स करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है? न्यूट्रल की, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो एसिड भी कलरलेस, बेस भी कलरलेस, दोनों को मिलाएंगे तो कब न्यूट्रल हुआ, कौन बताएगा? इसके लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर इंडिकेट करके बताएगा जो आप रिएक्शन कर रहे हैं वो फिनिश हो गई कलर चेंज करके। तो ऐसे ही यहां पर हम इंडिकेटर यूज करते हैं ईबीटी। ईबीटी एज अ इंडिकेटर करते हैं, लेकिन ईबीटी की एक कुछ बाउंड्री लाइंस है, लिमिटेशंस है। ईबीटी कब काम करता है? ईबीटी एरियोक्रोम ब्लैक टी, एरियोक्रोम ब्लैक टी पीएच, जब किसी भी सॉल्यूशन का मीडियम अप्रोक्सीमेट लगभग पीएच 10 हो, पीएच 10 हो, तब ईबीटी वर्क करना शुरू करेगा। अदरवाइज अगर हमने सोल्यूशन का जो भी वाटर ले रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं, उसका पीएच हमने मेंटेन नहीं किया 10, तो ईबीटी काम नहीं करेगा। ईबीटी काम नहीं करेगा तो जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा, और हम ईडीटीए और ऐड करते जाएंगे। अब पीएच 10 करने के लिए हम क्या डालते हैं? सबको पता है, पीएच 10 के लिए बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं। बफर सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं। यहां पर हम क्या लेंगे? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर
यहाँ पर हम बफर लेंगे। अब बफर सॉल्यूशन, बफर किस चीज का बना है? NH4Cl प्लस NH4OH का बना। ये NH4Cl और NH4 का बफर अगर हम यूज करेंगे तो ये बफर pH 10 मेंटेन कर देगा उस सॉल्यूशन का। ठीक है, आर्यन इसको पकड़ो। ठीक है, अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि टाइट्रेशन कैसे होता है, अपन स्कूल से ही आप लोग पढ़ रहे होते हैं इसको, लेकिन फिर भी हम यहाँ बताते हैं। टाइट्रेशन में एक कोनिकल फ्लास्क होता है और एक ब्यूरेट होता है जो स्टैंड में लगा रहता है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में हमेशा हम अननोन सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब अननोन सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता होती। ठीक है, और ब्यूरेट में हमेशा कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं? नॉन सॉल्यूशन जिसकी हमें नॉर्मेलिटी पता होती है। यहां पर नॉन सॉल्यूशन क्या है? EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड लेते हैं। ठीक है, और अननोन सॉल्यूशन क्या है हमारा? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर इसमें लेते हैं। अब हम इसमें क्या मिला दिए? EBT। जब हम EBT मिलाएंगे, जैसे कि इसका नाम है एरियोक्रोम ब्लैक टी, तो सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब कि EBT अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, एज इट इज पड़ा हुआ है। हम अब इसका मीडियम कितना करेंगे सॉल्यूशन का? pH 10 करेंगे। pH 10 करने के लिए क्या ऐड किया? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किस चीज का बना? NH4Cl और NH4OH का बफर ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसमें बफर ऐड करते हैं, हमारे सॉल्यूशन का कलर हो जाता है, कलर कैसा हो जाता है? वाइन रेड कलर। वाइन रेड कलर आया, इसका मतलब हमें हमारा जो इंडिकेटर है वो एक्टिव है। पर यहाँ पर एक कुछ केमिकल रिएक्शन होती। केमिकल रिएक्शन ये होती है कि वाटर के अंदर जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, EBT से रिएक्ट करेंगे और कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन EBT के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स को हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। ये अनस्टेबल है, अभी ये और टूटेगा, रिएक्ट करेगा, इंटरचेंज होगा इसमें, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर है वाइन रेड कलर। ठीक है, अब हम ब्यूरेट के पास जाएंगे। ब्यूरेट में क्या डाला है? EDTA। इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है। अब हम इसमें धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप्स क्या डालते जाएंगे? EDTA डालेंगे। ये कॉम्प्लेक्स में हम क्या डालेंगे? EDTA। EDTA ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंड लास्ट में वाइन रेड कलर से ब्लू कलर चेंज हुआ। जैसे ही कलर चेंज होगा, हमें क्या माल इंडिकेशन हुआ कि जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो हो गई, हम रोक देंगे, वो एंड पॉइंट होगा। यहां से यहां तक की हम रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हुआ एक्चुअल में ये है कि वो जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स था उसमें EBT हम ऐड करेंगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम EBT एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इससे जो EDTA का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इससे फ्री हो जाएगा EBT। जो ये कॉम्प्लेक्स बना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसका कलर है कलरलेस, बट हमें ब्लू कलर किसका मिला? इस फ्री EBT की वजह से। कौन किसका? फ्री EBT की वजह से हमें ब्लू कलर एंड पॉइंट पर मिल गया। ठीक है,
ये हमारा टाइट्रेशन हो गया पूरा और हमने नोट कर लिए रीडिंग और अब हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सबको पता है कि हार्डनेस को किससे डिटरमाइन करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के थ्रू हार्डनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं। हार्डनेस को डायरेक्ट नहीं बताएंगे। जैसे इसमें अगर किसी कंटेनर में 75 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड घुला है तो हार्डनेस क्या होगी? 75 अपन बोल देंगे, बट ये गलत है। हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट से तुलना करेंगे, इक्विवेलेंट लेंगे। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सबको पता है, आपको भी पता है, पढ़ा चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू 100। 100 किसका मोलर मास है? कैल्शियम कार्बोनेट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो 75 अगर हमने कैल्शियम क्लोराइड का लिया है तो 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास है 111। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 111, जो भी आंसर आएगा अब वो हार्डनेस होगी। ये एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही हमें करना है कि हमें ये पर ml EDTA के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, हम कितना कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घोलें कि 1 ml EDTA की रीडिंग आ जाए, 1 ml EDTA कंज्यूम हो जाए और ब्लू कलर आ जाए। मतलब हमें 1 ml EDTA के लिए कैल्शियम CaCO3 इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम आपको लैब में बना के देंगे, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। कैसे बनाएंगे वो हम अभी आपको बता दे रहे हैं। 1 ग्राम हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, ड्राई पाउडर आता है, उस पाउडर को हम 2 ml HCl या H2SO4 में घोल देंगे, ठीक है। घोलने के बाद हम उसको वाटर बाथ में रखेंगे और गर्म करेंगे। वाटर बाथ गर्म हो रहा है, इस गर्म होते होते हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट फिर से ड्राई मिल जाता है। हमें सारा एसिड क्या हो जाता है? एवोपरेट हो जाता है। वापस से हमें पाउडर फॉर्म में मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट। उसे हम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर देंगे। 1 लीटर पानी का 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया। अब फिर से उस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का टाइट्रेशन करेंगे। हमने कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। हमने मान लो 50 ml ले लिया स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो हमने बनाया है। उसमें हमने क्या डाला? EBT। उसमें अपन क्या डालेंगे? EBT डालेंगे और बफर सोल्यूशन डालेंगे pH 10 के लिए। जैसे ही डालेंगे वाइन रेड कलर होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन हुई, फिर हम EBT डालेंगे तो हमें ब्लू कलर मिल जाएगा, मतलब ये रिएक्शन हुई। हम रीडिंग नोट कर लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे कि 1 ml EDTA के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगा। हमारी ये रीडिंग आएगी, हम बता देंगे कि 50 ml के लिए इतना लगा EDTA, तो 1 ml के लिए कितना EDTA लगेगा वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो ऐसे करके हमने 2 बार टाइट्रेशन किया, एक बार स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ लिया, एक बार अननोन वाटर के साथ लिया। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ हमें क्या मिल जाएगा? पर ml EDTA के लिए CaCO3 की वैल्यू, ठीक है। और दूसरा जो अननोन वाटर लिया था उससे हमें क्या मिलेगी? टोटल हार्डनेस मिलेगी। लेकिन अगर हम पूछे कि आप बताइए परमानेंट हार्डनेस इससे निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे?
परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? टोटल हार्डनेस इक्वल टू परमानेंट प्लस टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगी? टोटल हार्डनेस। हमें ये भी पता है कि अगर वाटर को हम बॉयल करते हैं, तो कौन सी हार्डनेस डिस्ट्रॉय हो जाती है? टेम्परेरी। अगर हम पानी को उबाल दें तो टेम्परेरी हार्डनेस गायब हो जाएगी, उस पानी में क्या बचेगा? सिर्फ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस अननोन वाटर को बॉयल कर देंगे। जब बॉयल कर देंगे तो उससे कौन सी हार्डनेस चली गई? टेम्परेरी। बचा क्या? परमानेंट। उसका हम टाइट्रेशन कर लेंगे। जब हम उसका टाइट्रेशन करेंगे तो जो हार्डनेस आएगी वो कौन सी आएगी? परमानेंट। तो हमें टोटल मिल गई और परमानेंट मिल गई। टेम्परेरी, टोटल से टेम्परेरी माइनस कर देंगे तो टेम्परेरी मिल जाएगी। टोटल से परमानेंट माइनस करेंगे तो टेम्परेरी मिल जाएगी। तो ऐसे करके हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, आर्यन पकड़ो मोबाइल। अब हम कैलकुलेशन बताएंगे। हमने अभी 3 टाइट्रेशन कर लिए। एक करा स्टैंडर्ड हार्ड वाटर से, दूसरा करा हमने किससे? दूसरा करा अननोन वाटर से, और तीसरा हमने किससे किया? तीसरा हमने किया बॉयल वाटर से। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन ले चलते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया तो मान लो EDTA जो ब्यूरेट में था वो कितना लगा? V1 ml ऑफ EDTA। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अरे क्लियर है? आ रहा? ठीक। फिर अब इस 50 ml में हमने कितना कैल्शियम कार्बोनेट घोला था? 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 घोला था, है ना? अभी हम यहां चेंज नहीं कर रहे। मिलीग्राम ऑफ EDTA। ठीक है, हमने 50 ml EDTA वो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया था जिसमें 1000 लीटर मिलीलीटर में या 1 लीटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट घुला था? 1 ग्राम। ठीक है, तो हमने ml में लिया है तो मिलीग्राम आ गया ये। तो 50 ml में इतना ही घुला होगा। ठीक है, और जब हम टाइट्रेशन कर रहे थे तो V1 ml लगा था, तो इसलिए 1 ml EDTA के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा? 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई V1। ये आ गया समझ में? अब यहां हम यूनिट क्या लिखेंगे? मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक, अब ये जो पर ml के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम हर रीडिंग में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किससे कंपेयर हो जाएगा? किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब हमने दूसरा टाइट्रेशन क्यों किया था? पहला का मकसद समझ में आ गया, पहले का मीनिंग आ गया कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के लिए किया था। दूसरा हम लेंगे 50 ml अननोन वाटर। तो EDTA कितना लगा? मान लो उस ब्यूरेट से टाइट्रेशन किया, टाइट्रेशन ब्लू कलर आने में हमको V2 ml लगा, ml ऑफ EDTA लगा। ठीक है, टाइट्रेशन वैसे ही करेंगे, V2 ml लगा। अब V2 को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? V2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई V1। अब ये आ गया मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। अब कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट। अब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ पता है कि 1 लीटर में निकलता है, मतलब 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर के लिए क्या करेंगे? V2 इंटू 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई V1,
और ये 1000 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये 50 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा अपना V2 इंटू, अब ये सब अगर अपन काटते हैं तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 50 कैंसिल, ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई V1। ये आ गई अपनी, अब यूनिट आ जाएगी मिलीग्राम्स पर लीटर, लीटर में कर दिया, अब यूनिट आ जाएगी मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इससे हमें क्या आ गई, टोटल हार्डनेस निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने तीसरा टाइट्रेशन किसका किया था बताइए, बॉयल वाटर का। किसका किया था, बोलिए, बॉयल वाटर। ठीक है, तो 50 ml हम बॉयल वाटर लेंगे, तो EDTA मान लीजिए, सपोज करिए V3 ml आई, V3 ml ऑफ EDTA। अब V3 इंटू क्या कर देंगे, V3 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के लिए 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई V1, यूनिट क्या लिखेंगे, मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। अब 1 लीटर के लिए, 1 लीटर के लिए मतलब 1000 मिलीलीटर के लिए क्या आ जाएगा, V3 इंटू 50 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50, ये आ जाएगा V3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V1 मिलीग्राम पर लीटर। तो इससे हम कौन सी हार्डनेस निकालेंगे, परमानेंट। हमने टोटल निकाल ली, परमानेंट निकाल दिया। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा V1 माइनस, हमें मिलेगा V2 माइनस V3, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई V1, और 1000 आ जाएगा कॉमन। मतलब हमने इसको और इसको माइनस किया, इसको माइनस इसको किया, तो V2 माइनस V3 1000 कॉमन आ गया V। तो ये आ जाएगी हमारी कौन सी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। तो ये आपका कैलकुलेशन भी हो गया। ठीक है, आपको आया समझ में, आप कमेंट्स में लिखिए, कमेंट्स में लिख लीजिए कि आया कि नहीं समझ में। इसके नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, सेंड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम ग्रुप में ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आपकी हमने कॉपी भी चेक की है, लगभग सभी के पास ये नोट्स है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़िए। मेरे लेक्चर के बाद अर्चना मैडम कंटिन्यू करेंगी, फेज रूल का शायद वो मैडम आपको रिवाइज करवाएंगे, तो आप कंटिन्यू हो जाना। और बस ठीक है, रिवाइज करिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ मिड सेम हम आपको एडवाइस करेंगे कि शुरू कर दीजिए पढ़ना आप। ओके, थैंक यू।